हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 16 फरवरी से क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो अकाउंट्स के, चूँकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़े बड़े कुछ चैप्टर्स को भी डिस्कस कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली, चूँकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो इसलिए जा रहा है, लाइव चल रहा था सारा बैच, और ये रिकॉर्डिंग वीडियो इसलिए जा रहा है ताकि हम लोग छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट कर लें। उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, तो छोटे छोटे हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते चले जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि छोटा छोटा क्या क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, ये पिछले साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो पहले जारी किया गया था। तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इस साल सिलेबस से डिलीटेड है, तो जो डिलीटेड है उसको हम इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है वो 2023 का है। एनुअल मॉडल पेपर 2023 का मॉडल पेपर है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया था। और उस 2023 में जो जारी किया गया था उसमें दो पार्ट में एग्जाम हो रहा था, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी ऑब्जेक्टिव अलग हो रहा था और सब्जेक्टिव अलग। तो ये सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, ये सब्जेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछेगा, इस बार पूछा है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। ये एनपीओ चैप्टर का था, इस बार एनपीओ हटा दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी बराबर, नहीं, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर माइनस कर देंगे दोनों को आपस में, तो कौन सा प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये ओल्ड रेशियो है, ओ आर जो है ना, और एन आर का मतलब होता है न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पुराने अनुपात में नए अनुपात को माइनस कर देते हैं। तो बोलता है कि त्याग अनुपात क्या है, तो त्याग अनुपात अंतर है पुराने अनुपात और नए अनुपात के बीच के अंतर को कौन सा रेशियो बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे लिखा है, अंश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, तो हम आपको इसको समझा देते हैं कि जब आप सुन के भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में, जब किसी कंपनी के कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। फिर से रिपीट करें, जब किसी कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इफ total capital of a company are divided into some small units, each unit is called share। फिर से रिपीट करें, if total capital of a company are divided into some small units, each units are called shares, या each यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स, है ना। शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है ना, कंपनी उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है और प्रत्येक हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। इसको लिखा जा सकता है। तो नीचे क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का रिडम्पशन करने से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। शोधन मतलब होता है चुका देना। शोधन मतलब क्या होता है, चुकाना, पेमेंट कर देना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। पहले ये बताइए डिबेंचर है क्या। तो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जिसके जरिए एक कंपनी जनता से लोन लेती है। तो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जिसके जरिए एक कंपनी जनता से लोन लेती है। तो वही बोल रहा है कि जब आप लोन लीजिएगा डिबेंचर के जरिए में, मान ली कंपनी 10 साल के लिए लोन लिया, तो 10 साल के लिए आप लोन लिए तो डिबेंचर जारी किए। और जब 10 साल पूरा हो गया तो आप लोन चुकाइएगा ना। तो 10 साल जब पूरा हो जाएगा तो हम लोन को चुकाएंगे, और लोन को चुकाने के समय जो हम काम कर पेमेंट करेंगे उसी को बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। शोधन, शोधन मतलब होता है रीपेमेंट, पेमेंट कर देना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का को दोबारा पेमेंट कर देना, फिर से पेमेंट कर देना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, कि जब कंपनी ऋण लेती है, डिबेंचर बेच के मार्केट से पैसा लेती है, तो जब उस लोन को दोबारा वो चुका देती है, भुगतान कर देती है, पे कर देती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, याद रखना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी अगर डिवेंचर के जरिए, ऋण पत्र के जरिए अगर मार्केट से लोन लेती है तो उसको जब पेमेंट करती है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आगे लिखा है व्हाट इज करंट एसेट। करंट एसेट क्या है बताइए। करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट ऐसा एसेट होगा जो एक साल के अंदर, करंट एसेट ऐसा एसेट होगा जो एक वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। करंट एसेट वैसे एसेट होंगे जो एक वर्ष के अंदर कैश में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आता है कैश, बैंक, डेटर्स, ठीक है,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारा करेंट एसेट के अंदर आता है। आगे लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बता चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। बोलता है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश इन फ्लो एंड आउट फ्लो। यह एक विवरण है जिसमें पैसा आता है तो लिखते हैं और जाता है तो लिखते हैं। तो बोलता है पैसा के आने और जाने को एक जगह पे जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कैश के इन फ्लो और आउट फ्लो को लिखा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन से सब पूछा जाता है बहुत बार। अब देखिए ये एनपीओ का क्वेश्चन है तो इसको पढ़ना नहीं इस बार, हम हटा दे रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं क्या है। ए बी सी एक फर्म में समान साझेदार यानी 3 पार्टनर है ए बी और सी, जिनका रेशियो 1:1:1। ठीक है। बी अवकाश ग्रहण करता है, बी इसमें से रिटायर करता है और शेष साझेदार नए फर्म के लाभों में अनुपात यानी पुराना अनुपात दिया है और न्यू रेशियो भी दे दिया है। न्यू रेशियो क्या क्या है? न्यू रेशियो दिया 5:4 और आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताइए कौन कौन है न्यू रेशियो? ए बी सी में कौन रिटायर करता है? बी, तो हो गया ए और सी। तो ए में न्यू रेशियो कितना आएगा? 5/9 और 4/9 माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो में इसका कितना आएगा 1/3, इसका कितना आएगा 1/3, तो इसका कितना आ गया 9। तो 5 - 3 इसको क्या 9, 4 - 3 तो ये हो गया 2/9 और ये गया 1/9। तो रेशियो क्या हो गया 2:1। 2:1 याद रखिएगा, 2:1 के रेशियो में इसको हम लोग इसका जो है गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले नए अनुपात को लिख लिए 5/9 4/9 और फिर पुराने अनुपात को लिख लिए और एलसीएम लेके निकाल के देखिए कितना आता है। तो 2:1। आगे लिखा है व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सिर्फ इसको लिख लीजिए कि क्या होता है, फॉर्मेट नहीं देने की जरूरत है। तो पहले ये बताइए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कब है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब किसी पार्टनरशिप बिजनेस में रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। तो पुनर्गठन होने के कारण, पुनर्गठन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म को दोबारा बनना। तो मान लिया आज से 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अब हम दोबारा उसको बनाना चाहते हैं। तो जब पार्टनरशिप फर्म को आप दोबारा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 साल पहले हमारे पास प्रॉपर्टी का वैल्यू था, एसेट लायबिलिटी सब 10 साल पहले का था। आज जब हम बना रहे हैं फिर से दोबारा उसका वैल्यू कर रहे हैं, तो क्या लगता है 10 साल पहले जो वैल्यू था और आज जो वैल्यू है उसमें चेंज हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो गया होगा। तो बोलता है कि फिक्स एसेट यानी किसी भी एसेट और किसी भी लायबिलिटी का वैल्यू अगर समय बीतने के कारण चेंज हो जाता है, रिवॉल्यूशन के कारण चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को लिखने के लिए जब समय बीतता है तो किसी भी संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन आता है या दायित्व के मूल्य में परिवर्तन आता है। तो बोलता है संपत्ति और दायित्व के मूल्य में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है समय बीतने के कारण, तो उस परिवर्तन को लिखने के लिए खाता बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एसेट्स और लायबिलिटी के का जो वैल्यू चेंज हो रहा है उस चेंज वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग जो खाता बनाते हैं उस खाते को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम कब बनाते हैं? जब हम एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है, संपत्ति और दायित्व का वैल्यू में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को लिखने के लिए जो खाता बनाते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब देखिए लिखा है ये 5 साल का गुडविल आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। बहुत ही आसान है सब लोगों को। औसत लाभ मतलब क्या होता है? औसत लाभ निकालना बहुत आसान है। जब भी आपको पूछे कि गुडविल निकालिए औसत लाभ के आधार पर, तो इसका गुडविल कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले एपी निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ को हम एपी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब होता है 1 साल का कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है देखिए। तो पहले साल 12,000 प्रॉफिट, फिर 13,000, 12 13 25,000, 25 14,000, 29 10 39 39 और 18,000, 18
मतलब 47 और 10 57,000। 57,000 में 2,000 का हानि है, हानि माइनस हो जाएगा ना। तो 57,000 में अगर हम 2,000 को माइनस कर देते तो बचेगा 55,000। तो 55,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि 57,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 2,000 का हानि था, उसको माइनस कर दिए तो 55,000 बचा। नंबर ऑफ ईयर्स, तो पिछले कितने साल का है, 5 साल। तो 5 साल होगा, देखिए ना, 1 2 3 4 और 5 साल। तो 5 से अगर भागा दे देते तो 1 साल का कितना निकल गया, 11,000 1 साल का प्रॉफिट निकल गया कट के। अब गुडविल बराबर क्या होता है, तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, यानी एपी, औसत लाभ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 11,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर, देखिए ढूंढिए, इसमें खुद लिखा होगा कितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति। देखिए औसत लाभ का दुगना पर हो, ख्याति कितना हो, दुगना हो, तो औसत लाभ का दुगना नहीं 22,000 रुपये गुडविल होगा। कितना गुडविल हो जाएगा, 22,000 रुपये गुडविल हो जाएगा, याद रखना। ये गुडविल का वैल्यू हो गया 22,000 रुपये, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं गुडविल का वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि शेयर और डिबेंचर में 4 अंतर बताना है, 4 अंतर आपको बताना है शेयर और डिबेंचर में। ठीक है, कि शेयर और डिबेंचर में 4 अंतर क्या क्या है। तो चलिए लिख के, अगर आप चाहेंगे तो लिख के बता देते हैं शेयर और डिबेंचर में 4 अंतर क्या क्या होगा। वैसे आप समझ भी सकते हैं, बोल के भी बता देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। चलिए देखिए लिख के दिखा देते हैं शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस। इस साइड शेयर लिखते हैं और इस साइड डिबेंचर लिखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम लिखेंगे ताकि हिंदी वाले भी समझ सके। पहला, यहाँ पे अंतर का आधार लिखेंगे, किस आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, दोनों में आधार लिखना होगा ना। यहाँ लिखते हैं बेस, किस बेस पर, किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं, तो यहाँ आधार लिखेंगे, आधार लिखा हुआ है ना। यहाँ अंश हो गया और ये ऋण पत्र हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बाबू लोग, तो थोड़ा इसको देख लेना है ना, छोटा सा चीज है। पहला, ऑनर और क्रेडिटर, बताइए, मालिक और लेनदार। तो ये शेयर होल्डर जो होता है ना, ऑनर होता है किसी भी कंपनी का। अब इतना हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको लिखना है कि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, हिंदी में लिखेंगे अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। और ये जो है वो क्रेडिटर होता है, यानी डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ऑनर और क्रेडिटर हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो किसको लाभ मिलेगा और किसको ब्याज मिलेगा, तो जो शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, और जो डिबेंचर होल्डर होगा इसको हम लोग क्या देंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा, अच्छा, कंपनी के मीटिंग में कौन बैठ सकता है, कंपनी के मीटिंग में लिखो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बताइए, प्रबंध में भागीदारी इसको बोलते हैं, प्रबंध में भागीदारी। तो बोलता है कि मैनेजमेंट में कौन बैठ सकता है, तो ये मैनेजमेंट में बैठ सकता है और ये मैनेजमेंट में नहीं बैठ सकता, यानी प्रबंध लिख सकते हैं इसको डिटेल में,
कि अंशधारियों को प्रबंध में भागीदारी लेने का अधिकार है, जबकि ऋण पत्रधारियों को प्रबंध में भागीदारी लेने का अधिकार नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स हैज नो पावर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स हैव पावर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। आगे वोटिंग राइट है, वोट देने का अधिकार। तो इसके पास वोट देने का अधिकार है, यानी अंशधारियों के पास कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों के पास कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। बोलता है शेयर होल्डर्स आर हैव अ वोटिंग राइट एंड डिवेंचर होल्डर्स हैव नॉट अ वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर्स के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। एकदम शॉर्ट में समझा दिए, बहुत ईजी है इसको याद करना। कहानी तो हम लोग अपने से लिख सकते हैं, अगर हमको पता है कि इसे वोट देने का अधिकार है तो इतने तो हम लोग है ना काबिल हैं कि इसको लिख सकते हैं कि अंशधारियों को मत देने का अधिकार, कंपनी के मीटिंग में वोट देने का अधिकार होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को कंपनी के मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। अब हम आपको थोड़ा सा ये जो बता दिया ना, तो उसके आगे एक क्वेश्चन था फॉर फीचर ऑफ शेयर, उसको भी समझा देते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर फीचर ऑफ शेयर बहुत बार पूछता है, ठीक है। 2-3 टॉपिक जो है जहाँ से थ्योरी पूछ सकता है कंपनी के चैप्टर में, वो हम बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं अंशों का हरण। और मैं आपको बता दूं 15 फरवरी को सुबह में सुबह में 9 बजे से 15 फरवरी को सुबह में 9 बजे से लगातार लाइव सेशन चलेगा। वैसे 9 बजे से भी पहले कर देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम 16 को है आप लोगों का। तो 15 फरवरी को 9 बजे नहीं, 15 फरवरी को 10 बजे से 10 से 11 लाइव सेशन चलेगा आपका। फिर शाम में लाइव सेशन चलेगा 15 को। तो 15 तारीख को सुबह में 10 से 11, 10 से 12 तक मान लेते हैं, 2 घंटे के आसपास में जाएगा। उसके बाद शाम में फिर एक लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। और शाम का टाइमिंग हम लोग 3 बजे के आसपास में रखेंगे। तो फिर रिपीट कर दूं कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को वो साथ में जुड़ जाएंगे। क्या है, 15 फरवरी को, चूंकि 16 को एग्ज़ाम है, तो 15 फरवरी को 10 से 12 मॉर्निंग में और 3 बजे से लेके चलेगा इवनिंग में, ठीक है। और 16 तारीख को मॉर्निंग में, 16 फरवरी को मॉर्निंग में एमसीक्यू हम लोग 10 से 11 कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे 10 से 11 एमसीक्यू करके जाएंगे, ताकि आप लोगों का कमांड बढ़ जाए। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, और एमसीक्यू जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि एमसीक्यू 30 नंबर का आता है, और 30 में मैं नहीं चाहता है कि आपका एक भी नंबर कटे। और एमसीक्यू पहले कराने वाला चीज़ ही नहीं, पहले मैं सब्जेक्टिव करा लूँगा, उसके बाद मैं 16 को या तो 15 को शाम में जो होगा एमसीक्यू का क्लास होगा, पूरे बुक का फटाफट फटाफट करके हम लोग एमसीक्यू करते चले जाएंगे। आप एक बार देख लेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको याद होता चला जाएगा, और सारा का सारा एमसीक्यू हम लोग इसमें से कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखना सभी लोगों को, उसके लिए रेडी रहिएगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पर एक और बात मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए CWH कॉमर्स भी एक यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करना जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। आगे आने वाले समय में कॉमर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ भी आपको मिलेगा। तो चलते हैं, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी कॉल की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस भेजती है। ठीक से समझिएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, ये सुनिएगा और आप खुद लिख सकते हैं। जब कोई शेयर होल्डर कि अलॉटमेंट या किसी कॉल्स का अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, राशि भुगतान करने में फेल हो जाता है, तो कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस भेजती है। अगर वह नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह डिसाइड करता है कि उसके शेयर को छीन लिया जाए, और एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से उसका शेयर छीन लेती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर, कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर दी। फॉरफीचर ऑफ शेयर को हम लोग बोल सकते हैं कैंसलेशन ऑफ शेयर, इसको कैंसिल करना, कैंसलेशन ऑफ शेयर। कि जब कोई शेयर होल्डर, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर का जिसका पेमेंट बाकी रहता है उसके शेयर को ही कैंसिल कर देती है, उसके शेयर सर्टिफिकेट को ही कैंसिल कर देती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैंसलेशन ऑफ शेयर। शेयर कैंसिल हो जाना, याद रखिएगा। तो कैंसलेशन ऑफ शेयर का मतलब फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसको सरेंडर ऑफ शेयर भी बोलते हैं। लेकिन सरेंडर में है होता है कि शेयर होल्डर खुद छोड़ दिया, और फॉरफीचर में कंपनी उसे छीन लेती है। तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग क्या करेंगे, फॉरफीचर समझ में आ गया कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी कॉल्स की राशि का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो कंपनी उसे पहले नोटिस देती है 14 दिनों का,
अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर को क्या करता है, छीन लेता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और जब फॉरफीचर ऑफ शेयर हो जाएगा तो इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर फॉरफीचर होता कैसे। तो भाई कितने तरीके से फॉरफीचर कर सकते हैं, तो फॉरफीचर दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे इशू किए थे, जैसे कंपनी में शेयर को इशू दो तरीके से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम, उसी तरह से यहाँ जो फॉरफीचर होगा, यहाँ भी फॉरफीचर जो होगा वो दो तरह से होगा। पहला एट पार होगा और दूसरा एट प्रीमियम होगा। अगर एट पार में फॉरफीचर हुआ है, मतलब जो शेयर एट पार में बेचा गया था अगर वो फॉरफिट हुआ है तो उसका अकाउंटिंग यहाँ होगा। और जो शेयर एट प्रीमियम में बेचा गया है, बेचा गया एट प्रीमियम में, और अगर वो फॉरफिट हो गया तब क्या होगा। अगर प्रीमियम में बेचा गया और वो फॉरफिट हो जाएगा तब क्या होगा, याद रखना सबको। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि अगर एट पार में बेचा गया और वो फॉरफिट हो गया तब क्या करेंगे। तो एट पार में अगर कोई शेयर बेचा जाए और वो फॉरफिट हो जाए तो अकाउंटिंग करेंगे फॉरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब कहाँ कहाँ पैसा बाकी है, और टू शेयर फॉरफीचर। ये एंट्री बनेगा फॉरफीचर का। अगर एट पार में, अगर किसी शेयर को आप एट पार में इशू करते हैं और उसको फॉरफिट कर लेते हैं तो ये एंट्री बनेगा। ठीक से समझिएगा, शेयर कैपिटल में लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू, इनटू लिखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। एरियर यहाँ हो गया टोटल, टोटल यहाँ लिखेंगे, जो पैसा नहीं दिया एरियर में लिखेंगे, एरियर मतलब तो बाकी, जो पैसा नहीं मिला वो बाकी यहाँ लिखेंगे, जो मिल गया वो कहाँ लिखेंगे, फॉरफीचर में। तो याद रखिएगा जो मिल गया वो फॉरफीचर में जाएगा, जो नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, जो पैसा मिल जाएगा उसको फॉरफीचर में लिखेंगे, और नहीं मिलेगा उसको एरियर में, यानी एरियर में वो पैसा लिखेंगे जो नहीं मिला और फॉरफीचर में वो पैसा लिखेंगे जो मिल गया। क्योंकि अगर 10 रुपये मान लीजिए किसी को देना था और 10 रुपये में कोई 3 रुपया नहीं दिया होगा तो 3 रुपये मेरे एरियर में जाएगा और 7 रुपये मेरे फॉरफीचर में जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बनाते समय हम समझाएंगे कि कैसे कैसे इसमें अमाउंट डालते हैं। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे एरियर लिखे है ना, तो एरियर 3 जगह पे हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है अलॉटमेंट में पैसा ना दे, कोई व्यक्ति फर्स्ट कॉल में पैसा ना दे और कोई फाइनल कॉल में पैसा ना दे। तो जहां भी पैसा नहीं मिलेगा उसका नाम लिखना है, जहां भी पैसा नहीं मिलेगा उसका क्या करना है, नाम लिखना है। इस बात में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अगर कोई व्यक्ति अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तीनों में फेल कर जाता है तब उसका एंट्री क्या बनेगा, सुनिएगा फिर से रिपीट करें। अगर कोई व्यक्ति अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों में फेल कर जाता है तो उसका एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। यानी एरियर की जगह तीनों का नाम लिखेंगे। एरियर मतलब तो बाकी, भैया जहां बाकी होगा उसका नाम लिखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऐसे में क्या करेंगे, तो जब कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो यहाँ पे वो तीनों का नाम लिखेंगे। ठीक से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फिर से रिपीट करें, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। यही एंट्री हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी एंट्री के जरिए हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग करना है। ये हो गया एट पार का। अगर एट प्रीमियम में इशू करते तब क्या होता, तो अगर शेयर ही एट प्रीमियम में बिकेगा तो इसको दो केस में बनाना है। केस ए, और केस ए में लिखा है कि व्हेन प्रीमियम मनी रिसीव्ड, जब आप शेयर को प्रीमियम में बेचेंगे तो आपको देखना है कि प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। प्रीमियम मनी इज रिसिव्ड। अब कैसे पता चलेगा प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, तो ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे प्रीमियम है अगर वहाँ पे एरियर नहीं है, जिसमें भी प्रीमियम, यानी प्रीमियम अगर एरियर नहीं है तो पैसा मिल गया होगा, अगर प्रीमियम वाले में एरियर हो गया तो पैसा नहीं मिला। तो जहाँ पे भी प्रीमियम होगा, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जहाँ पे भी प्रीमियम हो, अगर वहाँ पे एरियर नहीं है यानी प्रीमियम वाले में एरियर नहीं है तो मानेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिल गया। तो जब प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो जाएगा ना बाबू लोग, तो यही वाला एंट्री बनेगा एट पार वाला। देखिए यहाँ पे एरो दे देते हैं, यही वाला सेम एंट्री बनेगा। जब आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया तो यही वाला एंट्री सेम डिट्टो वहाँ छपेगा, यहाँ लिख देते हैं सेम
सेम आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये वाला एंट्री छापना है, ठीक है, सेम वाला एकदम डिट्टो सेम छपेगा। यानी प्रीमियम के केस में भी ये एंट्री बनेगा जब प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव हो जाएगा। तो प्रीमियम का जब पैसा रिसीव होगा तो प्रीमियम के केस में भी सेम एंट्री बनेगा। लेकिन अब चलते हैं दूसरे की तरफ, अगर पैसा नहीं मिला तब क्या होगा। अनुमान लेते हैं कि अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में ही एरियर है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में ही क्या है, एरियर है। तो लिखेंगे व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसिव्ड, प्रीमियम मनी इज नॉट रिसिव्ड। प्रीमियम मनी अगर नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो भी सेम छपेगा, बस प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। प्रीमियम नहीं भी अगर प्रीमियम का पैसा मिलता है तो भी सेम छपेगा, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर। ये एंट्री बनेगा। तो अगर आप सही से फॉरफीचर का एंट्री आप देखें तो फॉरफीचर का एक ही एंट्री बनाना है, लेकिन तीनों में से कौन सा केस मैच करेगा ये आपको ध्यान देना है। ये बनाना तो एक ही एंट्री है, लेकिन तीनों में कौन सा केस जो है इसमें मैच करेगा वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा कंडीशन इसमें मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा केस इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, मैच कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तीन एंट्री हो गया फॉरफीचर का, तीनों में से कोई एक ही होना है। अब इसमें री इशू होता है, फॉरफीचर के बाद एक प्रोसेस होता है री इशू, यानी जब कोई व्यक्ति आपके शेयर को छीन लेता है तो फिर से दोबारा कंपनी बेचेगी ना। तो कंपनी छीने हुए शेयर को यानी फॉरफिट किए हुए शेयर को अगर दोबारा बेचती है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। री मतलब दोबारा, अंशों का पुनः निर्गमन। अगर कंपनी के शेयर को दोबारा बेच देती है, कंपनी छीने हुए शेयर को दोबारा बेच देती है तो क्या उसको हम लोग बोलते हैं, री इशू तीन तरीके से हो सकता है। पहला एट पार हो सकता है, एट पार में क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा एट प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा है एट डिस्काउंट, अगर होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीन एंट्री याद रखिएगा। अगर आप अपने फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू करते हैं, अगर फॉरफिट किए हुए शेयर को आप दोबारा बेचते हैं तो दोबारा बेचने के लिए तीन एंट्री हो सकता है, तीनों में से कोई एक ही होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका दोबारा किस में बिक रहा है। अगर आपका दोबारा दोबारा सारा शेयर अगर आपका एट पार में बिक रहा है तो ये वाला एंट्री होगा। अगर दोबारा आपका शेयर एट प्रीमियम में बिक रहा है तो ये एंट्री होगा। अगर दोबारा शेयर एट डिस्काउंट में बिक रहा है तो ये एंट्री होगा। तो तीनों में से किसी एक ही में ना बेचोगे, या तो प्रीमियम में बेचोगे, या तो एट पार बेचोगे, या तो एट डिस्काउंट बेचोगे। तो ये है, इसमें से एक ही एंट्री होना है। नहीं मान लो अगर फॉरफीचर एंड रीइशू का देखें तो तीन एंट्री होता है, फॉरफीचर एंड रीइशू का तीन एंट्री होता है। तो एक एंट्री होगा फॉरफीचर से, यहाँ से फर्स्ट वाला एंट्री निकलेगा, इसमें से कोई भी एक एंट्री होगा। तो एक एंट्री फॉरफीचर से होता है, दूसरा एंट्री होता है री इशू से, और एक और तीसरा एंट्री होता है। तीसरा एंट्री यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीसरा एंट्री, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो पहला क्या बताया, पहला एंट्री फॉरफीचर से होगा, तीन एंट्री होता है फॉरफीचर एंड री इशू का। तो पहला एंट्री फॉरफीचर का होता है, दूसरा री इशू में से कोई एक होगा, और तीसरा जब भी हम शेयर को री इशू कर देंगे
तो जब हम शेयर को रीइशू करते हैं तो यहाँ देखिए ये जो फॉरफीचर शेयर था ना, जब हम छीन रहे थे तो हमको कुछ फायदा हो रहा था। फॉरफिट ये शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाता है, जो हम जब्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर मेरे पास 10 रुपये में से 3 रुपया या 5 रुपये 4 रुपया दिया, 4 रुपया दिया और 6 रुपया बाकी है, उसको मांगे नहीं दिया, तो 6 रुपया नहीं दिया इसलिए उसका शेयर छीन लिए। अब छीन लिए, शेयर तो छीन लिए, जो उसका 4 रुपया जमा था मेरे पास वो क्या हुआ, बोलो वो भी छीन लिए, उसी को शेयर फॉरफीचर में डालते तो मेरे लिए 4 रुपया फायदा न हुआ कि शेयर भी ले लिए और पैसा भी ले लिए। तो शेयर फॉरफीचर फायदा होता है। तो अगर शेयर फॉरफीचर में जब हम दोबारा बेच रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं रीइशू, दोबारा बेचना, तो जब हम दोबारा बेचते हैं और अगर कोई घाटा होता है तो उस घाटे को हम इसी फायदे से मैनेज कर लेते हैं, जिसके कारण देखिए लॉस ये दोनों में नहीं होगा। लॉस होगा जब हम डिस्काउंट में बेचेंगे, और लॉस को हम शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से काट लेते हैं। लॉस को शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से हम लोग लॉस को काट लेंगे, और अगर कुछ पैसा बचेगा तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसके लिए एंट्री बनता है। तो यहाँ लिखिएगा ट्रांसफ़र ऑफ फॉरफीचर मनी, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरफीचर मनी, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरफीचर मनी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर फॉरफीचर का पैसा है तो उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे डालेंगे, तो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू ये तीसरा। इसका मतलब अगर आप सारे एंट्री को समझ जाएंगे तो फॉरफीचर का अकाउंटिंग करने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस एंट्री को समझ लीजिएगा तो फॉरफीचर का क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और जो फॉरफीचर का क्वेश्चन हम लोग कल के लाइव सेशन में देखेंगे, शेयर्स का पूरा क्वेश्चन उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। यानी सुबह के क्लास में जो हम लोग लाइव सेशन देखेंगे मॉर्निंग वाले में, उसमें पूरा कंपनी खत्म कर देंगे, और इवनिंग वाले में हम लोग डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में इंटर करेंगे, तो पार्टनरशिप कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग पूरा अगर देख लिया जाए तो सिर्फ 16 तारीख को अगर एमसीक्यू, 15 तारीख को रात में भी एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे तो आसानी से बन सकता है। और पार्टनरशिप में कुछ दम खम नहीं है, बड़े क्वेश्चंस की तरफ अगर चलेंगे तो एक रिवोल्यूशन अकाउंट है छोटा सा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के केस में अगर देखा जाए तो इधर बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर कंपनी में आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो बन भी सकता है। अगर कंपनी का क्वेश्चन आपके पास है तो आसानी से आप बना भी सकते हैं उसको हम लोग। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, और आज के क्लास में आज फिर हम लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे। इसको अगर आप देख लेते हैं, अभी इसको अपलोड करवा देते हैं, आप जल्दी जुड़ जाइए, देख लीजिएगा। तो आज लाइव सेशन में 7 बजे से, आज लाइव सेशन में 7 बजे से जो क्लास चलेगा उसमें आप लोगों को इसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे लाइव सेशन में। जिससे क्या होगा कि थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आज कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग, तो फिर कल हम लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में एंटर करेंगे और पार्टनरशिप हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप से जरूर आता है, कंपनी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप देखिए। और आज शाम में कोशिश करते हैं हम लोग कि लाइव सेशन में जुड़े। और अगर आज शाम में लाइव हो जाता है 7 बजे, तो वो भी अगर नहीं कोई ज्वाइन कर पाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जाएगा। लेकिन कल सुबह 10 बजे आप रेडी रहिएगा लाइव सेशन के लिए। यानी 15 फरवरी को लाइव सेशन होगा 10 से 12 के बीच में, और 10 से 12 आप लगे रहिएगा लाइव सेशन के लिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल को।